स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। ठीक है, तो चलिए 2 चैप्टर है इकोनॉमिक्स में पढ़ना, तो दोनों चैप्टर का MCQ यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन, टिक लगाने वाला क्वेश्चन एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर की गांव जो है उसकी कहानी यहाँ पे पढ़नी है। तो क्वेश्चन है पहला नंबर, इससे जो क्वेश्चन बन सकता है, जितना क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पालमपुर गाँव के लोगों का मुख्य पेशा, मुख्य कार्य क्या था? तो पालमपुर गाँव के लोगों का मुख्य पेशा खेती था, है ना, खेती। पालमपुर गाँव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थे? तो 75% है ना। कितना परसेंट खेती करते थे? 75% जनता जो थे वो खेती पर ही आश्रित थे, खेती करते थे 75%, है ना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? तो आधुनिक कृषि विधि पंजाब में अपनाई गई है ना। पंजाब में सबसे ज़्यादा आधुनिक कृषि होती है वहाँ। खरीफ ऋतु फसल यानी खरीफ फसल की अवधि, तो खरीफ फसल लगता है जून से अक्टूबर महीना में। ठीक है, जून से अक्टूबर तक का जो फसल है उसको खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल होता है अक्टूबर के बाद नवंबर से अप्रैल तक, यानी ठंडा वाला, है ना। वो बरसात वाला को खरीफ फसल कहते हैं और ठंडा वाला को रबी फसल, है ना। उसके बाद वाला को जायद फसल। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? भूमिहीन यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है, तो 150 परिवार भूमिहीन हैं, जमीन नहीं है उनके पास। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो 4 फसल, एक साल में 4 फसल पालमपुर गांव के किसान जो है उगाते हैं। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में 450 यानी 450 परिवार रहते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो वही 450 परिवार रहते हैं। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है उसको बताना है। तो भूमि, उत्पादन के लिए तो भूमि जरूरी है, इसमें कौन नहीं है वो बताना है। भौतिक पूंजी यानी पूंजी तो चाहिए ना, फसल करना है, उत्पादन कोई भी चीज़ उत्पादन करना है तो फसल चाहिए, पूंजी चाहिए। बिना पूंजी का कहाँ से होगा? है मानव पूंजी भी चाहिए, आदमी नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? तो सब कुछ चाहिए, लेकिन बाजार जरूरी नहीं है। उत्पादन के लिए बाजार जरूरी है, बेचने के लिए बाजार जरूरी है, उत्पादन के लिए बाजार जरूरी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं, चना, जौ ये सब रबी फसल है। ठीक है, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? तो उसके पालमपुर गांव के सामने कौन सा एक बड़ा गांव है? तो रायगंज है बड़ा गांव। ठीक है, रायगंज याद रखिएगा। हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य विशेषता गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि करना गेहूं और चावल को, यानी अनाज में वृद्धि, अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति का मुख्य विशेषता है। HYV का क्या तात्पर्य है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज को HYV बीज कहते हैं। ठीक है, अधिक उत्पादन जिसमें होता है। भौतिक पूंजी निम्नलिखित में कौन नहीं है? भौतिक पूंजी बोल रहा है, कौन नहीं है? तो भौतिक पूंजी कौन नहीं है? तो इमारत भौतिक पूंजी है, मशीन भी है, औजार, ये सब भौतिक पूंजी कहलाता है। लेकिन ट्रैक्टर ये भौतिक पूंजी नहीं है। ठीक है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में, बरसात के मौसम में होता है खरीफ फसल। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? तो वही चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ा हरित क्रांति के कारण। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत नलकूप, पालमपुर में नलकूप द्वारा सिंचाई करते थे, तो मुख्य स्रोत उसका नलकूप है। हरित क्रांति क्या है? तो कृषि में विकास के लिए हरित क्रांति हुआ था। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आगे चल के आएंगे कौन कौन होती है, दिखेगा सब, है ना। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में है? तो 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते थे। तो वो पालमपुर गांव की कहानी के आधार पर जवाब देना है। ठीक है, पालमपुर गांव में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए? गैर माने खेती से अलग कोई दूसरा धंधा में कितने प्रतिशत है? तो 25% है खेती से अलग, और 75% जो है वो खेती पर निर्भर है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध भेजते थे? रायगंज, निकट में एक बड़ा गांव रायगंज, उसी को दूध भेजते थे। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं क्या कहलाती है? तो ये जो है वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं, कृषि करना, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। और कृषि का उत्पादन को बेचना या पशुपालन, पशु पाले उसके बाद दूध बेचेंगे, वृक्ष रोपे उसके बाद वृक्ष से जो फल हुआ उसको तो ये हो गया द्वितीय क्रिया होगा, यानी दूसरा चरण। पहला चरण है ये कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, पहला क्रिया चरण है, इसलिए इसको प्राथमिक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगता है? तो कृषि में लगता है ना। हम भी खेती करते हैं, जानते हैं, बहुत ज्यादा कमर तोड़ मेहनत लगता है ना कृषि में। अगला है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो आधुनिक कृषि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आधुनिक माने मशीनरी खेती, माने बहुत तेजी से भी कोई चीज, जैसे बहुत सारे जगह में, जैसे झारखंड में फिलहाल आया है, कुछ दिन पहले गाय और बैल भैंस से ही हल जुताई करते थे, है ना। अभी भी कहीं कहीं करते हैं। ट्रैक्टर फिलहाल आया 4-5 साल 2-3 साल से इधर ट्रैक्टर ज़्यादा ही हुआ, नहीं तो सब कुछ करते थे अपने से, बैल से, ये सब से। लेकिन पंजाब में बहुत पहले से ये आधुनिक हो गया है ना। तो डेवलपमेंट कृषि में सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे पहले हुए। 1960 की हरित क्रांति किसके साथ से जुड़ी थी? तो 1960 की हरित क्रांति जो थी HYV बीजों का उपयोग करने पर उसके साथ जुड़ी हुई थी। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि वाला क्रांति था। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में की गई। रायगंज से पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो रायगंज जो है सामने था, 3 किलोमीटर की दूरी पर था। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? तो बिल्कुल, हरित क्रांति से खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत बन गया। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों का में निवास करते हैं? तो भारत का जो जनसंख्या है उसमें से 75% ग्रामीण यानी गांव में रहते हैं। ठीक है, हम भी गांव में रहते हैं। 75% जनसंख्या। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो दिल्ली का है मदर डेयरी। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक गतिविधि है? स्कूल में शिक्षक का कार्य करना, ये एक आर्थिक गतिविधि है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर उगाएंगे तो उसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो ये अस्थायी पूंजी है। औजार, मशीन, भवन, ये सब एक बार ले लिए, बार बार लेना नहीं पड़ता, ये अस्थायी पूंजी है। ठीक है। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो श्रम, मेहनत, मजदूरी। जमीन रहेगा उसमें मेहनत नहीं करिएगा तो थोड़ी कुछ होगा। तो जमीन अगर है तो उसका बाद दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें श्रम, मेहनत उसमें करिए, तब जाकर कोई चीज उत्पादन उसमें हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं तो रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पाद बेचा जाता था? तो अधिशेष कृषि उत्पाद, यानी ज्यादातर कृषि उत्पाद वहीं बेचा जाता था। सीमांत किसान कौन है? तो जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है उन्हीं को सीमांत किसान कहा गया। डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि की किस प्रकार की क्रिया है? तो ये गैर कृषि क्रिया है। लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कुछ घर और बनाना, डेयरी, दूध पाल बेचना, दुकानदारी करना, परिवहन का काम, ये सब क्या है? गैर कृषि कार्य, ये सब नहीं है। पालमपुर के किसान ज्वार, बाजरा के अतिरिक्त किसकी खेती करते थे? तो आलू और गन्ना की खेती करते हैं। हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास होना। हरित क्रांति का एक ही नुकसान है कि भूमि का जो उर्वरा शक्ति वो कम हुआ, क्या है कि उसमें HYV भी यानी हाइब्रिड बीज का उपयोग होने लगा। उस समय से बहुत ज्यादा खेती में वृद्धि हुआ। तो जितना ज़्यादा खेती वृद्धि होगा उतना ज़्यादा मिट्टी का तो उर्वरकता खत्म होगा ही, है ना। तो ये एक नुकसान हुआ खाली, बाकी ये भी जरूरी है। अगर देखेंगे कि मिट्टी का उपजाऊ शक्ति खत्म हो रहा है, कह के कुछ लगावे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें ना, है ना।
किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसलें पैदा करते थे? तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी, इसीलिए एक साल में 2 फसल उगा पाते। छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? तो बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से कर्ज लेते हैं। ठीक है। देश में कुल खेती वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है यानी सिंचाई के लायक है? तो 40% से कम ही है जो सिंचित है यानी जिसमें सिंचाई करने की व्यवस्था है। बारिश के मौसम में क्या उगाए जाते हैं? तो ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं, इधर धान उगाए जाते हैं बारिश के मौसम में। उपलब्ध भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो HYV बीज उर्वरक और बीज उर्वरक यानी HYV हाइब्रिड बीज का है ना। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम मानव पूंजी किसके लिए आवश्यक है? तो उत्पादन के लिए। भूमि भी आवश्यक है, श्रम, मेहनत भी, पूंजी भी और मानव पूंजी, इंसान पूंजी भी, इंसान भी जरूरी है। बरसात में उपजाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। जाड़े में उपजाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कामगार गैर कृषि कार्य में लगे हैं? 24% जो है गैर कृषि कार्य में लगे हैं, कामगार, काम करने वाले। भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? तो जितना किसान है भारत में उसमें से 80% जो है छोटे किसान है, जैसे हम लोग भी छोटे किसान हैं। बड़े किसान मात्र 20% है जो कि वही पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में है ना। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि, जमीन को मापने का मानक इकाई हेक्टेयर है, हेक्टेयर। पूंजी किस प्रकार का संसाधन है? तो ये मानव निर्मित संसाधन है ना। कौन सा संसाधन सीमित या स्थिर होता है? तो भूमि सीमित, स्थिर भी है, सीमित भी। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो रही? घट रही है। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? तो भूमि। भूमि नहीं रहेगा तो उत्पादन कहाँ करिएगा, है ना। तो ये रहा पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन इधर एक्स्ट्रा में और टिक लगाने वाला कितना क्वेश्चन था? 37 क्वेश्चन। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, उम्मीद है एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा, है ना। दूसरा चैप्टर में अब आते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, माने बढ़िया संपत्ति है? तो शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या रहेगा। तो यही अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा संपत्ति है, शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। अब जनसंख्या रहेगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या, सब मरियल है, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई पढ़ल लिखल नहीं है, सब गंवार है, तो फिर बेकार है, धरती बोझ है ना। इसीलिए पढ़िए लिखिए और अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान दीजिए, है ना। पढ़िएगा, शिक्षित रहिएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी आप कुछ काम किसी के काम आ सकते हैं या खुद का भी काम आ सकते हैं, नहीं तो फिर धरती का बोझ है ना, और कुछ होने है। मानव पूंजी किसका घोतक है? तो निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार ये मानव पूंजी। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? माने वही है जो अभी बोले कि भार है, मतलब धरती का बोझ है ना। तो धरती का बोझ कहते हैं देहात में, तो धरती का बोझ कौन है? तो अशिक्षित और अस्वास्थ्य जनसंख्या। जो अशिक्षित है और जो अस्वास्थ्य है, यानी कि जो एक तो पढ़ल लिखल कुछ ज्ञान नहीं है, अशिक्षित और शिक्षित मतलब ऐसा नहीं कि मैट्रिक और इंटर ग्रेजुएशन कर लिया तो शिक्षित हो गया। सामाजिक ज्ञान भी चाहिए, मतलब उसके भरे पढ़े मैट्रिक उट्रिक नहीं हो लिखा, लेकिन पढ़ने का आदमी देखिए शिक्षित से कम नहीं, तो वैसा वाला शिक्षा, यानी कि जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन करे तभी जानकारी हो, शिक्षित हो। पहले के लोग इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन पहले के लोग में ज़्यादा समझदारी थी अब के लोगों से ना, तो अब पढ़ के भी बेकार हो जा रहा है। तो वैसा पढ़ल लिखल नहीं है ना, बढ़िया थोड़ा सा आदमी, शिक्षित आदमी और स्वास्थ्य अच्छा हो तो वो अच्छा है, मानव पूंजी बढ़िया पूंजी है। लेकिन अशिक्षित अगर है और अभी का जो शिक्षा हो रहा है उसके हिसाब से जो पढ़ लिख के भी अनपढ़ गंवार जैसे बन रहते हैं वो, और अस्वस्थ यानी कि जो जिसका शरीरों सही नहीं है, तो जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर का है एक भार है, यानी धरती का बोझ है ना। तो इसीलिए धरती का बोझ मत बनिए, पढ़िए लिखिए और स्वास्थ्य सही रखिए, तंदुरुस्त रहिए, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार के, प्रेक्षण बेरोजगारी और अप्रेक्षण। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है? तो
साक्षरता दर यानी पढ़ल लिखल रहना चाहिए बढ़िया। तो जनसंख्या को गुणवत्ता यानी उसका क्वालिटी को कौन बढ़ाता है, तो साक्षरता दर यानी पढ़ल लिखल रहेगा तो बढ़िया क्वालिटी बढ़ेगा, सही बात है। लोगों का स्वास्थ्य सही, तभी से बोल रहे हैं ना, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, बहुत पढ़ल लिखल बड़का डॉक्टर बन गया, बड़का इंजीनियर बन गया एकदम है, अपना शरीर का ठिकाने नहीं है तो कोई फायदा नहीं। कौशल निर्माण, पढ़ लिख लिया, बड़का बड़का डिग्री है लेकिन कोनो का अकले नहीं है तो वही बेकार है। कौशल निर्माण यानी कोनो अकल होना है ना तो सब जरूरी है। गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये तीनों सही है, तीनों जरूरी है, तीन में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक श्रम यानी मजदूर को कौन खपाता है, तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रम यानी मजदूर की खपत होती है ना। कृषि इतना आसान नहीं है ना, जितना आसानी से आप लोग खा जाते हैं, उपजाना इतना आसान नहीं है। जो उपजाते होंगे वो जानते हैं ना, हम उपजाते इसलिए जानते हैं। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 2000 में बच्चे की मृत्यु दर 75% थी, 75 थी। 2000 में शिशु मृत्यु दर 75 थी। सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी, तो जीवन प्रत्याशा 64 वर्ष से ऊपर। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है, तो फिर से वही क्वेश्चन आगे, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, तो अशिक्षा कारण है। अब कहिए कि भारत में ऐसे थोड़ी कि अशिक्षित सब है, पढ़ल लिखल को भी तो काम नहीं मिल रहा है आजकल, तो पढ़ रहा है लेकिन उस काबिल नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अब काबिल भी है उसको भी नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है ना। अब तो रोजगार कहाँ, कितना साल से तो कोनो निकल ही नहीं रहा है वैकेंसी, खाली वोट समय निकलता है, काजे वैकेंसी निकलता है। 2019 में निकला था, वोट था इसलिए, आज तक सही से एग्जाम नहीं हुआ है, और एग्जाम हुआ भी है तो रिजल्ट अब निकलेगा सीधे 24 में, और 24 में फिर आगे कहेगा कि रिजल्ट जो दिए वो उसका बहाली भी करना है, तो फिर से जिताइएगा तब ना बहाली करेंगे, तो वही लालच में फिर से जितवा देगा। उसके बाद फिर कहेगा बहाली अब अगले इलेक्शन में, तो तब तक आदमी का एज खत्म हो जाएगा, उम्र खत्म है ना। तो ये स्थिति है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया अभी के दौर पे। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण ऐसे देखा जाए तो अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी, अस्वास्थ्य, शरीर से नहीं, गरीबी, सबसे बड़ा कारण अभी गरीबी है। पैसा है तो तनी शिक्षा कम है तो पैसा फेंक के नौकरी कर ले रहा है, लेकिन गरीब है तो उसका कोई नहीं, कतनो जानकार है, कतनो पढ़ा लिखल है, गरीब है तो भैया बिना घूस का कोनो काम ही नहीं हो रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी का मुख्य कारण। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय काम कर रही है। ठीक है, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, तो सबसे कम आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है भारत में, कौन सा राज्य में, तो बिहार दिया, बिहार में है ना, उसके बाद झारखंड होगा। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है ना। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षा पढ़ा लिखा बेरोजगार, औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाएगी, मौसमी नहीं पाई जाएगी। मौसमी बेरोजगारी गांव में पाया जाता है, गांव में खेती का मौसम रहता है तो उसमें पूरा रोजगार मिलता है, चलो खेती उती, गर्मी के दिन में खेती उती ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ बेरोजगारी ठप, रोजगार जो है ठप हो जाता है थोड़ा सा। किस राज्य में भूमि सुधार के उपयोगों से गरीबी कम करने की मदद मिली है, तो भूमि सुधार का उपयोग पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिससे कि गरीबी थोड़ा कम हुई है। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है, श्रम। भारत में उत्पादन करने का सबसे बड़ा कारक है श्रम, माने मजदूरी। एक देश की श्रम शक्ति, श्रम बल यानी जनसंख्या, मजदूर क्या है, तो श्रम शक्ति जो है किसी देश का वो है 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 59, 60 से बाद वाला क्या काम करेगा। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है, पुरुष से कम स्त्री पढ़े लिखी है भारत में, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब पुरुष से ज्यादा स्त्री पढ़ी लिखी मिलेगी।
क्या कि पुरुष लड़का लोग का है, मैट्रिको में सही से लिखता है बस गांजा और दारू पी के भाव रहता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? तो मानव पूंजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुई? तो कृषि के क्षेत्र में सिंचाई और हरित क्रांति से बहुत ज्यादा रोजगार मिला। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वैसे देश बने विकसित देश। तो ऐसा देश जिस देश ने भी शिक्षा को सुधार दिया और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, तो जिस देश ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखा, उसको उस पर निवेश किया और उसको सुधारा, वो देश विकसित हो गए। लेकिन भारत में ना शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है ना स्वास्थ्य पर, इसीलिए दिन प्रतिदिन भारत का स्थिति बद से बदतर होता चला जा रहा है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो ये जो है मानव पूंजी के महत्व को रेखांकित करता है। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को मानव संसाधन, जो लोग हैं जनसंख्या उसी को मानव संसाधन कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं तो सर्वप्रथम अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आरंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। व्यक्ति की आय का निर्धारण किस आधार पर होता है? उसकी शिक्षा और निपुणता के आधार पर आय यानी इनकम का निर्धारण होता है कि उसका शिक्षा कितना है, उसकी निपुणता कितना है, योग्यता कितना, उसके हिसाब से। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार की बेरोजगारी पाते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तभी समझा। गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करना, तो स्वयं उपभोग यानी खाने के लिए खुद से उत्पादन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो गैर बाजार क्रियाकलाप यानी बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, हम अपने से गोभी काट के खरीद के खा रहे हैं, अपने से चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है। GNP से क्या अभिप्राय है? सकल राष्ट्र उत्पाद, GNP का मतलब होता है मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो वही शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है, ठीक है। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो मानव पूंजी सबसे अच्छा है। महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? क्योंकि समान शिक्षा के अवसरों की कमी, समान जैसे लड़कों को शिक्षा का अवसर वैसे लड़कियों को नहीं है, इसलिए महिला साक्षरता दर कम है। लेकिन अब बदल गया, समय बदल गया, अब कम नहीं हुआ है ना। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो सर्व शिक्षा अभियान किया प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। प्रथम शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कोई एक योजना लिखे तो सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटे शिविर, ये योजना है। जनसंख्या की गुणवत्ता किन 2 कार्यों पर निर्भर है? तो साक्षरता दर यानी पढ़ल लिखल और जीवन प्रत्याशा। विनिर्माण किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय विनिर्माण, घर बनाना द्वितीय क्रियाकलाप। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो मानव संसाधन में सबसे ज्यादा निवेश है जापान में। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र के क्रियाकलाप से होता है? तो वस्तु का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन तृतीय क्षेत्र कहलाता है, तीसरा चरण। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली कोई 2 क्रिया लिखे तो प्राथमिक में पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्रिया है। किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो वह कैसी बेरोजगारी है? तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कोई काम है उसमें जरूरत से ज्यादा 5 लोगों का काम है और उसमें 10 ठो लगल है, तो मतलब कहा रोजगार नहीं मिला, इसलिए ठका ठोकर लगल है किसी तरह, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन माने जबरदस्ती काम करे बिना ही का, है ना। कौन राष्ट्र आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है? तो शिक्षा राष्ट्र का आय को, इनकम को बढ़ाता है, संस्कृति की समृद्धि को बढ़ाता है ना। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, पुरुष अधिक पढ़े लिखे हैं। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? यानी पढ़े लिखे सबसे कम कहाँ है? बिहार में। लेकिन सबसे ज्यादा IPS भी बिहार से ही निकलते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। खैर झारखंड का नाम नहीं है यहाँ पे कम साक्षरता में, लेकिन झारखंड का भी स्थिति खराब है, लेकिन झारखंड का स्थिति सुधारने के लिए अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चैप्टर कंप्लीट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और डाउट नोट में हो या यूट्यूब में हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोनों में सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा।